आज हम अपना जो लास्ट और फिफ्थ मॉड्यूल है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। वो मॉड्यूल हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी। यानी इस मॉड्यूल में हम जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, चाहे हमारा वो कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, मोबाइल फोन हो, ठीक है, तो उससे संबंधित क्या सुरक्षा हमें ध्यान रखनी है और कैसे हमें उसको सिक्योर बनाना है जिससे कि कोई भी अटैकर हमारे मशीन पे अटैक ना कर सके। ठीक है। तो बेसिकली हम इस पूरे मॉड्यूल में, जिसमें आते हैं 9 to 10 लेक्चर्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 लेक्चर्स हैं, जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम के सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। नो, अब इस मॉड्यूल में मैं आपके 2 लेक्चर्स लूंगा। ठीक है। जिसमें पहले लेक्चर में मैं कवर करूंगा ओएस प्रोटेक्शन फंडामेंटल, और इसी के साथ में मैं यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल की बात भी करूंगा। थोड़ा सा पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ लें कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तभी हम उसको सुरक्षित कर पाएंगे। हम सिक्योरिटी की बात तभी कर पाएंगे जब हमको पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ समझ में आ जाए। तो पहले लेक्चर में मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कैसे काम करता है, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी के कंसर्न होंगे वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देन जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, यानी सेकंड लेक्चर होगा, उसमें हम बात करेंगे यूजर अकाउंट्स के बारे में। जब अभी आप विंडोज को लॉग इन करते होंगे या ubuntu मशीन या लाइनेक्स मशीन को लॉग इन करते होंगे, तो एक आपका यूजर बन के आता होगा, वहां पे पासवर्ड डालते होंगे और लॉग इन करते होंगे। तो फिर हम उस पर बात करेंगे। तो इस मॉड्यूल में मैं आपके 2 लेक्चर्स लूंगा। इसके बाद मेरे सहयोगी डॉक्टर आनंद हंडा आपके बाकी के लेक्चर्स कवर करेंगे। ना, अगर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है, ठीक है, तो अगर मैं बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं, तो जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर लगे होते हैं, ठीक है, उसको हम डायरेक्टली तो यूज कर नहीं सकते। तो उसको यूज करने के लिए बीच में एक हमारे पास इंटरफेस डाला जाता है, जिसके माध्यम से हम, यानी जो भी ह्यूमन है, वो यूज कर पाता है। तो इसी इंटरफेस को बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके माध्यम से हम जो भी हार्डवेयर हैं या जो भी डिवाइसेस हैं उनको हम यूज कर पाते हैं। तो बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात करें, इज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। यही मैंने आपको आसान भाषा में यहाँ पे बताया। ठीक है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने आप में क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ओके। विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट। तो फाइल मैनेजमेंट है, यानी जो भी फाइल्स आप एक्सेस करते हैं कंप्यूटर पे, उसका मैनेजमेंट, उसको क्रिएट करना, डिलीट करना, ठीक है, उसको एडिट करना, ये सब हो गया। मेमोरी मैनेजमेंट है, जो भी आपने मेमोरी डिवाइसेस उसमें लगाए हुए हैं उसका मैनेजमेंट करना, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट, जो भी आप प्रोसेस वहां पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कब कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा। दैट हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट। तो आपने से कोई भी इन कीबोर्ड पे बटन दबाई या बलते आपने माउस पे बटन दबाई आपने, तो वो इनपुट को हैंडल करना, या आपका जो ग्राफिक्स, जो भी आपका आउटपुट डिवाइस लगा हुआ है, जैसे मॉनिटर लगा हुआ है या आपका स्पीकर लगा हुआ है, तो इन आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करना। देन कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसे डिस्क, टाइप एंड प्रिंटर्स। तो बेसिकली ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ना, अगर हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुने होंगे, जैसे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज हो गया, सब लोग यूज करते होंगे, एंड्रॉइड तो सभी लोग यूज करते होंगे अपने फोन में। तो ये सब क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें और टेक्निकल डेफिनेशन इसकी समझते हैं। ठीक है। तो हम अगर हार्डवेयर की बात करें, तो हार्डवेयर में हमारे पास सीपीयू होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। यानी ये वो प्रोसेसर है जहां पे हमारे जो भी प्रोसेस है या जो भी हमारे प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है। तो आपको जैसे देखते होंगे कि इंटेल का ऐड आता है, तो इंटेल का प्रोसेसर लगा होता है, या फिर एएमडी का आता है तो एएमडी का लगा होता है। जो लोग आपके मैक यूज करते हैं वहां पे M1 या M2 मैक के प्रोसेसर लगे हुए हैं। ठीक है। तो ये सारे हमारे प्रोसेसर होते हैं। देन रैम।
बहुत से लोग रैम भी जानते होंगे, आप फोन खरीदने आते होंगे, उससे बोलते होंगे कितनी रैम है, तो आपसे बोलता होगा 6 GB की रैम लगी है या 8 GB की रैम लगी है, या कंप्यूटर में आप लोग देखते होंगे 4 GB की रैम लगी है या 16 GB की रैम लगी है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। देन उसके बाद आता है इनपुट एंड आउटपुट है, तो ये भी वो डिवाइसेस हो गए इनपुट आउटपुट। देन उसके बाद हमने क्या कहा था कि ये हमारा यूजर है यानी ह्यूमन है, जो कंप्यूटर को या मोबाइल फोन को यूज कर रहा है, ठीक है, यानी आप और मैं। और इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं हार्डवेयर को यूज करने के लिए, या जो भी हमारा पीसी है या जो भी लैपटॉप मोबाइल है उसको यूज करने में। तो सबसे पहले इसमें जो लेयर आती है वो कौन सी आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम की मैंने बात करी कि कोई इंटरफेस है हमारे और यूजर के बीच में। अब इसके ऊपर भी कुछ हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हम अपना काम करते हैं, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हम अपना काम करते हैं। जैसे आप पीएलसी प्लेयर पे मूवी देखते हैं, या बहुत से लोग क्या नाम है आपका माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड यूज करते हैं, या पीपीटी के लिए पावर पॉइंट यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करते हैं, और इनकी हेल्प से हम अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। तो यानी कि इनके बिना हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ तो ये तो हो गया हमारा क्या नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कैसे काम करता है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हार्डवेयर हमारा है, ठीक है, सीपीयू लगा है, रैम लगा है, डिस्क लगी है, प्रिंटर लगा है, ये लगा है। देन यहाँ पे हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, देन उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। उसके बाद कुछ ड्राइवर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ब्लूटूथ डिवाइस यूज करना है, तो उसके लिए कंप्यूटर में एक ड्राइवर होता है जिसकी मदद से हम उस डिवाइस को यूज कर पाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर हमारा कुछ नहीं जानता, उसको हर चीज हमें बनानी पड़ती है। अगर आप कोई नया डिवाइस वहां पे यूज करने जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले आपको उसकी परिभाषा उसको समझानी पड़ेगी। तो उसके लिए जो तरीका हमारा होता है वो ड्राइवर होता है, तो यानी कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी वजह से ही हम कंप्यूटर को एक्सेस कर पाते हैं। और इनके ऊपर हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर गेम्स हो गए, वेब ब्राउजर हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, डेटाबेस हो गए। ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया। इनकी मदद से हम अपने काम को उन पे कर पाते हैं। ओके, ना अगर हम एक छोटा सा ओवरव्यू की अगर हम बात करें, ठीक है, नाम है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो इसमें कुछ टर्म्स हमारे पास आते हैं, यानी कि फंक्शंस आते हैं हमारे पास। जैसे पहला है मल्टीटास्किंग और मल्टी शेयरिंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, एक कंप्यूटर में हम कई तरीके के काम कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसमें एक तरफ आपके वीएलसी पे साउंड प्ले हो रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप वर्ड पे कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी आप एक से ज्यादा टास्क को कंप्यूटर पे काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं मल्टी टास्किंग। ठीक है, देन मल्टी शेयरिंग, हम एक फाइल के डेटा को हम मल्टीपल लोगों के साथ में शेयर कर पाते हैं। देन कंप्यूटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये भी उसका काम होता है, जो भी उसमें रिसोर्सेज लगे हैं उनका मैनेजमेंट करना। देन कंट्रोल द फ्लो ऑफ एक्टिविटी, तो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसके फ्लो को कंट्रोल करना, पहले कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म होगी, देन उसके बाद कौन सी परफॉर्म होगी। देन प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस, ऑब्वियस सी बात है हमें एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अभी आप अगर देख रहे हैं तो मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, कंप्यूटर नाम एक इंटरफेस दिख रहा है, ठीक है। तो इंटरफेस प्रोवाइड करता है, फोन यूज करते हैं, फोन में आपको इंटरफेस दिखाई देता है, जितना अच्छा इंटरफेस होगा उतने ही आपको काम करने में मजा आता है। देन एडमिनिस्टर्स यूजर एक्शन एंड अकाउंट्स, तो जो भी उसमें क्या नाम है अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, उसे कंट्रोल करना, या जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करना, या भी जो भी यूजर एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको कंट्रोल करना। देन रन सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज एंड प्रोग्राम, तो जो भी प्रोग्राम्स हैं या यूटिलिटीज है उनको एग्जीक्यूट करना। इनफोर्स सिक्योरिटी मेजर्स को इन्फोर्स करना, कंट्रोल उसे आप करते हैं, आप उसको बताते हैं कि किस तरीके की सिक्योरिटी चाहिए और वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। देन प्रोवाइड टूल्स टू कॉन्फ़िगर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर, तो आपको टूल भी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे आप उसको कंट्रोल या कॉन्फ़िगर कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब पिक्चर की हेल्प से आपको कुछ यहाँ पे फंक्शंस बताए गए हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको सारे बताए हैं कि प्रोफेसर मैनेजमेंट का क्या काम था,
कि जो भी हमारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है, उनका मैनेजमेंट करना, कब कौन सा प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट होगा, किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, मेमोरी जो भी लगी हुई है उसमें उनका मैनेजमेंट। देन उसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न, ये भी हेल्थ ओएस के होते हैं। देन फाइल मैनेजमेंट, जो भी फाइल है, किस फाइल को कैसे क्रिएट करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, तो ये मैनेजमेंट हो गया। और एरर डिटेक्शन, यानी जैसे कोई भी हेल्थ कंप्यूटर में एरर आती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको भी देखता रहता है, ठीक है, कि कोई अपने कंप्यूटर में क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, और किसी एक्टिविटी की वजह से अगर कोई एरर आती है तो उसको वो रिपोर्ट करके हमें बताता है। ओके, तो ये कुछ हमारे फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो हमारे कंप्यूटर में परफॉर्म होते हैं। अब अगर हम कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें से काफी आपने यूज किए होंगे। पहला जो आइकन है, ये आप सालों से देख रहे होंगे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। तो इसका आइकन है ये, विंडोज का आइकन है। सबसे ज्यादा पॉपुलर है हमारा कंप्यूटर में यही ऑपरेटिंग सिस्टम हो कि आप लोग इसको यूज करते होंगे। ये हमारा जो एप्पल में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, ये उसका लोगो है, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग एंड्रॉइड यूज करते होंगे तो वहां पे आपको इस तरीके का लोगो दिखाई देता होगा, यानी वहां पे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है उसका नाम है एंड्रॉइड। बीच में मोबाइल के लिए कई और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आए थे, माइक्रोसॉफ्ट में भी अपना दिया था, ठीक है, जावा का भी आया करता था, सिम्बियंस करके, तो कई आए, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा है वो एंड्रॉइड हमारा रहा है। देन उसके बाद लास्ट जो हमारा है लाइनेक्स है, ठीक है। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कुछ आप लोगों ने नाम सुने होंगे, काली हो गया, आप लोग को साइबर एज में जो मशीन दी जा रही है उसमें भी उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया है। तो ये सब कुछ नाम आपने सुने होंगे, तो ये पॉपुलर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको हम डेली यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, विंडो इज द मोस्ट पॉपुलर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड बाय ओवर 1 बिलियन यूजर्स वर्ल्ड वाइड। It has a wide range of features and application including the office suite, gaming and productivity tools. ऑफिस तो काफी लोग यूज करते होंगे, हर ऑफिस में आप देखते होंगे, जहां भी आप लोग काम करते होंगे या पढ़ते होंगे, तो स्कूल, अपने कॉलेज में या अपने ऑफिस में आपने देखा होगा, मैक्सिमम केसेस में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे इंस्टॉल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैक ओएस। मैक ओएस इज अ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज बाय एप्पल मैक कंप्यूटर। तो जितने भी एप्पल के कंप्यूटर्स होते हैं उन पे मैक ओएस पड़ा होता है। इट इज नोन फॉर इट्स क्लीन यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड इज पॉपुलर अमंग क्रिएटिव प्रोफेशनल्स। एंड थर्ड वन इज लाइनेक्स। सो लाइनेक्स इज एन, अब यहाँ पे जो विंडोज आती है हमारी, वो पेड है। विंडोज को हमें खरीदना पड़ता है, उसका लाइसेंस हमें खरीदना पड़ता है। सेम केस हमारा मैक का भी है, वो भी हमारा पेड है, जो हमें खरीदना पड़ता है। लाइनेक्स जो है हमारा ओपन सोर्स है, ठीक है, ये फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ओपन सोर्स है, इसका कोड भी अवेलेबल है, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ये फ्रीली अवेलेबल है। It is used by developer, businessman, individuals who prefer an operating system, an open source customizable operating system, तो जिनको भी मतलब पैसे नहीं खर्च करने हैं, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए है, या फिर जिन्हें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से कस्टमाइज करना है, वो लाइनेक्स की तरफ जाते हैं। देन नेक्स्ट इज आईओएस, ठीक है। आईफोन यूज करते होंगे काफी लोग, आईपैड यूज करते होंगे, तो उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ता है उसको हम आईओएस बोलते हैं। इट इज नोन फॉर इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, टाइट इंटीग्रेशन विद एप्पल्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड रोबस्ट सिक्योरिटी फीचर्स। देन द लास्ट वन इज एंड्रॉइड। तो अगर मोबाइल में हम पॉपुलरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, वो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। Android is the most popular mobile operating system used by over 2 billion users worldwide. It is known for its open source nature, customization option, and compatibility with a wide range of devices. Okay. अब यहाँ पे कुछ मार्केट शेयर दिया गया है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम की किस तरीके की पॉपुलैरिटी है हमारी मार्केट में। तो अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट शेयर दिया गया है 0 से लेके 100%, यानी जिन लोगों को चेक किया गया टोटल, उनमें से देखा गया कितने परसेंट कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो जो ब्लू मार्क है वो आप देखेंगे विंडोज का है। तो अगर आप जनवरी से लेके जनवरी 23 तक अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको जो कलर दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है। यानी सबसे ज्यादा जो पॉपुलरिटी, मतलब 75% के ऊपर ऐसे लोग हैं जो हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को
यूज कर रहे हैं। और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो हमारे कौन से आते हैं, मैक यूजर, तो हमारे तो भी एप्पल यूजर्स हैं। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो लाइनेक्स यूजर हैं। देन उसके ऊपर क्रोम यूजर्स हैं, उसके ऊपर अननोन यानी एंड्रॉइड वाले होंगे। ठीक है। तो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा यूजर्स किसके हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। सबसे ज्यादा यूजर्स हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। नाउ विंडोज, तो विंडोज के बारे में सबको पता है। मैं भी एक सिस्टम जो यूज कर रहा हूँ जिसपे आपको क्लास ले रहा हूँ मैं जिसकी, तो वो भी एक विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और हम लोग शुरू से विंडोज को इसलिए यूज करते हैं कि वो थोड़ा सा हमको यूजर फ्रेंडली लगता है, हमको थोड़ा सा इजी लगता है। ठीक है, उसमें हम यूज करना उसको इजी होता है। तो विंडो इज अ ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। ग्राफिकल क्यों है, क्योंकि हमको यहाँ पे पिक्चर जैसी कुछ दिखाई देती है। हम यहाँ पे कर्सर को ड्रैग एंड ड्रॉप या क्लिक कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं एक्टिविटी यहाँ पे। तो ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम में डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट। किसका है ये, माइक्रोसॉफ्ट का है। इट अलाउ यूजर्स टू व्यू एंड स्टोर फाइल्स, रन द सॉफ्टवेयर, प्ले गेम्स, वॉच वीडियोज एंड प्रोवाइड अपडेट टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो ये सभी काम हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे करते हैं। हम गेम खेलते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, स्टोर करते हैं, डिलीट करते हैं, सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, वीडियोस देखते हैं एंड प्रोवाइड्स सर्विस, और हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं। सो इट वाज रिलीज्ड फॉर बोथ होम एंड होम कंप्यूटिंग एंड प्रोफेशनल वर्क। तो जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दोनों तरीके से आता है। हमारा क्या नाम है, होम यूजर्स के लिए भी, और हमारे जो भी प्रोफेशनल वर्क्स होते हैं उसके लिए भी आता है। इसमें हमारे डेस्कटॉप ओएस भी आता है और सर्वर ओएस भी आता है। तो जैसी हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत के हिसाब से ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा आता है। अब ये कुछ हमारे वर्जन है, यानी ये इवोल्यूशन है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का। तो जनरली आपने क्या नाम है कुछ इसमें यूज किए होंगे, कुछ देखे होंगे, कुछ सुने होंगे। तो स्टार्टिंग में बात करें तो विंडोज वन आया करती थी 85 के अराउंड, देन उसके बाद विंडोज थ्री आई 92 के अराउंड। 95 कुछ लोग जो मतलब सीनियर होंगे उन्होंने 95 की यूज करी होगी। एक्सपी मैंने भी यूज करी है, 95 मैंने भी यूज करी है। देन विंडोज विस्टा 2006 आई। ठीक है। देन उसके बाद विंडोज सेवन आई। विंडोज सेवन अभी भी काफी लोग यूज करते हैं, मैंने भी काफी यूज करी है। विंडोज एट है बीच में आई थी। देन विंडोज टेन आई। अब इस समय जो हमारे पास चल रही है वो विंडोज 11 चल रही है। ठीक है, तो काफी लोगों ने इसमें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए होंगे। हाँ, नेक्स्ट इज लाइनेक्स। ठीक है, सही बात आप लोग यूज कर रहे हैं, उसमें आपको जो मशीन मिलती है वो लाइनेक्स बेस्ड है। Linux is an open source Unix-like operating system based primarily on the Linux kernel, and the OS kernel was the first published on 17 September। तो पहली बार जब Linux आई थी हमारी 1991 के आसपास आई थी। फेमस Linux डिस्ट्रीब्यूशन आर उबुंटू, फेडोरा, ठीक है, डेबियन। तो ये सब कुछ हमारे पॉपुलर क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूशन है यूज करते हैं, जिसमें मेजरली लोग जो यूज करते हैं वो उबुंटू को यूज करते हैं, या फिर जो हैकर्स हैं वो फाइली को यूज करते हैं। ठीक है। तो कुछ लोग और भी हैं, जैसे रेड हैट हो गया, रेड हैट को यूज करते हैं। तो इस तरीके के इसमें भी कई सारे वर्जन हैं। तो लोग अपनी जरूरत के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें और डिटेल्स अगर देखनी है कि हमारी किस जरूरत के हिसाब से कौन सा लाइनेक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो परफेक्ट रहेगा, तो एक वेबसाइट है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। OS, ठीक है, इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख सकते हैं कि क्या नाम है आपके लिए कौन सा लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम परफेक्ट रहेगा, और जिसपे आपको पहले से टूल सारे इंस्टॉल करके मिल जाएंगे। यहाँ पे आप कोई भी एल के ऑपरेटिंग सिस्टम जो लाइनेक्स बेस्ड है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे SUSE Linux Enterprises, then Iman, WordPress, then DistroWatch Weekly, MX Linux, Sparky Linux, Risey OS, Voyager। तो बहुत सारे Debian, Easy OS, जो भी मार्केट में अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से सर्च करना चाहें तो आप सर्च भी कर सकते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, इस पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मार्केट में हमारे
इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। ठीक है। अब अगर हम इसमें वर्जन्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे अवेलेबल है। मैंने आपको वेबसाइट पर भी दिखाया है अभी आपको मैंने, तो बहुत सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे, लेकिन मोस्टली जो यूज किए करते हैं लोग उबंटू यूज करते हैं, कुछ लोग एक्स उबंटू यूज करते हैं, कुछ लोग रेड हैट यूज करते हैं, कुछ लोग फedora यूज करते हैं, कुछ लोग लाइनक्स में यूज करते हैं, लाइट वेट होती है, कुछ लोग उबंटू यूज करते हैं। तो एज पर योर यूसेज, जैसा आपका यूज है उसके हिसाब से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मैक ओएस। तो मैक ओएस जो बेसिकली बना है वो जो एप्पल के डेस्कटॉप या लैपटॉप्स होते हैं वो उनके लिए ही है। ठीक है। तो मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम designed by an Apple company to be installed and operated on the Apple Macintosh series of computer। तो केवल एप्पल के जो भी हमारे कंप्यूटर होंगे उन पे ही ये यूज होता है। Introduced in 1984, it is a graphical user interface GUI based OS that has since been released as a multiple different, उसमें भी कई सारे डिफरेंट वर्जन में जो वो रिलीज किए गए। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ यहाँ पे इनके वर्जन का नाम लिखा है, चीता, प्यूमा, जगुआर, पैंथर, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, लायन, माउंटेन लायन, मैवरिक्स, योसेमाइट, कैप्टन, सिया, हाइजेरा, मोजेल, कैटलीना। ये सब इनके कहना है ओएस के वर्जन हैं। नीचे यहाँ पे टाइमलाइन दी गई है, इस टाइमलाइन में आप देख सकते हैं कि कौन से ईयर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन जो है वो रिलीज किया गया है। तो ये थे हमारे मैक ओएस के बारे में। द नेक्स्ट इज एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड को काफी लोग यूज करते होंगे, आपके पास जो भी फोन होंगे उसमें एंड्रॉइड ही हमारे पास सब पड़ा होगा। So basically, Android is a mobile operating system based on modified version of the Linux kernel and other open source software designed primarily for touchscreen mobile device such as smartphone and tablets. Android is developed by a partnership of developers known as the Open Handset Alliance and commercial sponsored by the Google. It was disclosed in November 2007 with the first commercial Android device, the HTC Dream, launched in September। तो पहला जो डिवाइस था जिसके साथ में Android को डाला गया था वो कौन सी कंपनी का फोन था? HTC का फोन था। अब अगर हम इसमें वर्जन्स की बात करें तो काफी आपने वर्जन सुने होंगे। तो सबसे पहले आया कप केक, देन आया डोनट। एक यार इन्होंने खाने पीने के नाम पे ही अपने वर्जन्स का नाम रखा था। प्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम, आइसक्रीम, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नोगट, ओरियो, फाई, एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11। ये सब वर्जन्स हैं हमारे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के। ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन इज हाउ टू चूज राइट ऑपरेटिंग सिस्टम। एक सही ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा आपके लिए। ठीक है। तो कुछ चीजें इसमें हमको ध्यान रखनी है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करते समय। तो पहला पॉइंट कौन सा है? कॉस्ट। दूसरा है कंपैटिबिलिटी। तीसरा है ईज ऑफ यूज और चौथा है हमारा सिक्योरिटी। तो कॉस्ट का मतलब क्या है कि कितनी कॉस्ट आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको फ्री चाहिए कि आपको लाइसेंस परचेज करना है। दूसरा है कंपैटिबिलिटी, आप कितने कंपैटिबल है उसके साथ में यूज करने के लिए, या जो सॉफ्टवेयर आप यूज करने वाले हैं वो कितना कंपैटिबल है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। क्योंकि मान लीजिए कि आपको कुछ अकाउंट से काम करना है तो वहां पे कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं टैली, तो आपको टैली सॉफ्टवेयर यूज करना है तो आपको कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि टैली सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना चाहिए। देन है ईज ऑफ यूज, कि आपका जो यूज है वो कैसा है। ठीक है। और कितना आपको मतलब बेसिकली बताने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको उसको देखना है कि वो कितना आपके लिए फ्रेंडली है। आप इजिली किस ऑपरेटिंग सिस्टम को इजिली यूज कर पाते हैं। जैसे विंडोज है, विंडोज बहुत मतलब यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। ठीक है। जैसे कंप्यूटर बिल्कुल ना आता हो उसको सीखना हो तो वो हमारा विंडोज पे जल्दी काम कर लेगा, इजिली काम कर लेगा। लाइनेक्स के लिए थोड़ा सा मतलब उनको टेक्निकल पता होना चाहिए क्योंकि कमांड पे चीजें ज्यादा होती है वहां पे, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। तो ईज ऑफ यूज है, आप किसके साथ में ज्यादा फ्रेंडली है। देन नेक्स्ट इज सिक्योरिटी, कौन सा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा सिक्योर है, हमें उसको प्रेफर
करना चाहिए। तो जैसे मतलब जो स्टैट्स बताते हैं कि मैक ओएस और जो आईओएस है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, while such as विंडोज में बी मोर वल्नरेबल टू सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो ये चार पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करें। तो पहला है कॉस्ट। आप अगर परचेस कर सकते हैं तो आप विंडोज या मैक ओएस ले सकते हैं। अगर आपको ओपन सोर्स चाहिए है तो आप लाइनक्स को यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज कंपैटिबिलिटी, यानी जो भी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटीज आप यूज करने जा रहे हैं उसकी कंपैटिबिलिटी आप चेक कर लीजिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करने जा रहे हैं। देन ईज ऑफ यूज, इसको यूज करना आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखने में ही पूरा समय निकल जाए और जो काम करना है वो काम नहीं होता है। देन सिक्योरिटी। नाउ थ्रेट्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या खतरे हो सकते हैं। ठीक है, जब हम खतरों को समझेंगे तब हम मिलते हैं उसको कैसे रोक पाएंगे, उसको आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला है मैलवेयर। तो मैलवेयर के बारे में आप लोग काफी पढ़ चुके होंगे मॉड्यूल 2 में। इसमें आपने देखा होगा कि मैलवेयर्स क्या होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और किस तरीके से हमारे कंप्यूटर में आते हैं। कंप्यूटर में आने के बाद जो भी उनको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो परफॉर्म कर देते हैं। तो कुछ नाम आपने वहां पे सुने होंगे, जैसे वायरस हो गया, मॉम हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के आपने कुछ नाम वहां पे सुने होंगे। और इनका काम क्या है, ये छोटे से बिल्कुल कोड होते हैं या प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। ये हमारे कंप्यूटर में आते हैं, हमारी फाइल करप्ट कर देते हैं, देन डाटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या अपनी वहां पे कॉपीज बनाना शुरू करते हैं, जिससे हमारी मेमोरी जो है वो फुल हो जाती है। तो इस तरीके की कुछ ये हरकतें हमारी कंप्यूटर में आके करते हैं। देन नेक्स्ट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। तो आपने पिछले मॉड्यूल में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब ये होता है कि जो भी सर्विस जिस काम को करने के लिए बनी है, ठीक है, हम उसको इतना बिजी कर देते हैं कि वो एक्चुअल अपना काम नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक ये सर्विस है, ठीक है, और यहाँ पे एक क्लाइंट है, ये सर्विस को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, अब अज्यूम कर लेते हैं कि कोई ये जॉब का पोर्टल है, एक सरकारी नौकरी है, एक गवर्नमेंट जॉब है, उसका पोर्टल है जहाँ पे आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि लास्ट डेट आने वाली है, तो बहुत से लोग वेट करते हैं कि मतलब अभी समय है हमारे पास, जब लास्ट डेट आएगी उसके पहले 2 दिन पहले मार देंगे। ठीक है, तो अटैकर क्या करेगा कि इस पे इतनी रिक्वेस्ट भेज देगा, इसमें इतनी रिक्वेस्ट भेज देगा कि इसका जो सर्वर है वो बिजी हो जाएगा। और जब आप उसको ओपन करेंगे और अप्लाई करने जाएंगे, यू आर जेन्युइन यूजर, ठीक है, आप जेन्युइन यूजर हैं और आप अप्लाई करने जाएंगे तो सर्वर आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि वो बिजी हो चुका है इन सारी रिक्वेस्ट जो अटैकर द्वारा भेजी गई है उसको रिस्पॉन्स देने में। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ओके, देन अब इसमें एक वर्ड और यूज किया गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो ये क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि ये एक पोर्टल है जिसपे एक पर्सन जो है वो कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट भेज रहा है। ओके, अब इसका अपना आईपी एड्रेस होगा, डिटेल्स होंगी। तो जब ये हर बार इस पे भेजेगा तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज्म हो, इसकी आईपी को ब्लॉक कर दिया जाए। मतलब 3 रिक्वेस्ट आई, 4 रिक्वेस्ट आई, उसके बाद उसने उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये केवल अपनी मशीन से नहीं भेजेगा, ये और डिफरेंट कई मशीन यूज करेगा, उन सबसे इस पे रिक्वेस्ट भिजवाएगा। यानी जो अभी केवल ये अपने कंप्यूटर से कर रहा था, अब ये मल्टीपल कंप्यूटर से करने लगा। तो इसी को बोलते हैं DDoS अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, यानी कैरिड आउट वाया न्यूमरस डिवाइसेस, मतलब कई सारे डिवाइसेस से उस मशीन के ऊपर अटैक किया जाता है। देन नेक्स्ट इज नेटवर्क इंट्रूजन। ठीक है, नेटवर्क इंट्रूजन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका सर्वर है, ये क्लाइंट है, ठीक है, इसने कोई भी रिक्वेस्ट इस पे करी और यहाँ से रिस्पॉन्स, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने बीच में कोई नेटवर्क स्निपिंग डिवाइस लगा दिया हमने। ठीक है, इसमें क्या करेगा कि नेटवर्क को स्निप करेगा और उसमें कोई भी मैलिशियस पेलोड है वो इंजेक्ट कर देगा या फिर उस सेशन को वो कैप्चर कर लेगा वो।
ठीक है, तो इस तरीके के मतलब जो भी नेटवर्क में हमारे पास कुछ इंट्रूडर्स होते हैं, वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, देन वो हमारे सिस्टम को पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, यानी हमारे सिक्योरिटी ब्रीच करके हमारे सिस्टम में वो घुसने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के अटैक भी होते हैं। तो नेटवर्क इंट्रूडर्स कैन बी क्लासिफाइड एज masqueraders, misusers, as masquerader is an unauthorized individual who penetrates into system and exploit an authorized individual account। तो ये मतलब अनऑथराइज्ड लोग होते हैं जो हमारी मशीन में एंटर करते हैं और हमारे जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। देन इन्वेस्टिगेटर इज अ लेजिटिमेट यूजर हु एक्सेस एंड मिसयूज प्रोग्राम डेटा और रिसोर्स। तो ये मतलब हमारे जो होते हैं ये लेजिटिमेट यूजर्स होते हैं और जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनको ये एक्सेस करते हैं या उसको ये मिसयूज करते हैं। देन बफर ओवरफ्लो, बफर ओवरफ्लो मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक मेमोरी है, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी है कि ये इतनी ही इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। तो अटैकर क्या करता है कि उसके बियॉन्ड जाके उसमें इंफॉर्मेशन इंसर्ट करने की कोशिश करता है, तो ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होगा तो कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से बाहर निकलेगी। ठीक है, ऐसे ही होगा। तो कभी कभी जो इसमें इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर होती है वो भी हमारी निकल के बाहर जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इसी को हम बोलते हैं, क्या नाम है, बफर ओवरफ्लो। तो जैसे देखेंगे यहाँ पे कंडीशन एट एन इंटरफेस अंडर विच मोर इनपुट कैन बी प्लेस्ड इन अ बफर और डेटा होल्डिंग एरिया व्हेन द कैपेसिटी एलोकेटेड। तो उसकी जो कैपेसिटी थी वो उसके बियॉन्ड जाके अटैकर ने उसमें इंफॉर्मेशन इंसर्ट कराई है, जिसकी वजह से वहां पे ओवरफ्लो होगा और जो वहां पे ऑलरेडी मतलब एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन थी तो वो ओवरराइट हो जाएगी या फिर वो बाहर हमारा आउटपुट में निकल आएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से सिस्टम कभी कभी क्रैश भी हमारे हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज अ प्रोटेक्शन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो क्या क्या हमारे प्रोटेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकते हैं। तो पहला है मैकेनिज्म दैट कंट्रोल्स द एक्सेस ऑफ प्रोग्राम प्रोसेस और यूजर्स टू द रिसोर्सेज डिफाइंड बाय अ कंप्यूटर सिस्टम इज रिफर्ड टू एज अ प्रोटेक्शन। तो मतलब इस तरीके की मैकेनिज्म बनाना जिससे कि हम प्रोग्राम का जो एक्सेस है, प्रोसेस का एक्सेस है, उसको हम कंट्रोल कर सकें कि हमारे प्रोग्राम्स को कौन एक्सेस करेगा, ठीक है, हमारे प्रोसेसेस को कौन एक्सेस करेगा, तो इन पे कंट्रोल है। ठीक है, एंड यू मे यूटिलाइज द प्रोटेक्शन एज अ टूल फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउइंग मल्टीपल यूजर्स टू सेफली शेयर कॉमन लॉजिकल नेम स्पेस इंक्लूडिंग डायरेक्टरी ऑफ। तो जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं या तो वहाँ पे हमारी जो भी फाइल्स होती है, इंफॉर्मेशन होती है, मल्टीपल लोगों के साथ में शेयर होती है, तो वहाँ पे भी हमें कुछ इस तरीके के लॉजिक लगाने पड़ते हैं कि केवल ऑथराइज्ड यूजर्स ही हमारे उसको एक्सेस कर पाए। It needs the protection of a computer resource like a software, memory, processor, etc. Users should take protective measures as a helper to multi-programming OS so that multiple users may safely use a common logical namespace like directory data. Protection may be achieved by maintaining confidentiality, honesty, availability in the OS. तो जैसे हमारे में आते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग हो गए जहाँ पे हमारे मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ एक्सेस हो जाते हैं, प्रोसेस हो जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो कई बार उसमें होता क्या है कि मल्टीपल यूजर्स जो होते हैं वो हमारे कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। एक कंप्यूटर है उसको मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं, तो वहां पे भी हमें क्या नाम है प्रोटेक्शन लगानी पड़ती है कि कोई अनऑथराइज्ड जो यूजर है वो हमारे कंप्यूटर को एक्सेस ना कर पाए। तो कैसे लगाएंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी जिसको हमने एक्सेस दिया है केवल वही हमारे सिस्टम को एक्सेस कर पाए। ऑनेस्टी, ठीक है, तो बेसिकली ऑनेस्टी जैसे मोरल साइंस से पढ़ते थे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी तो हमेशा से एक बेस्ट पॉलिसी कही जाती है। देन अवेलेबिलिटी, जब भी आपको जरूरत हो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए अवेलेबल हो। इट इज अ क्रिटिकल टू सिक्योर द डिवाइस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस वायरस वॉर्म्स एंड द मैलवेयर्स। हमें इससे भी सुरक्षित अपने सिस्टम को करना है। देन नीड ऑफ अ प्रोटेक्शन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोटेक्शन की जरूरत हमें क्यों पड़ी। देयर मे बी सिक्योरिटी रिस्क, तो हमारे कंप्यूटर में कुछ रिस्क हो सकते हैं लाइक अनऑथराइज्ड रीडिंग, राइटिंग, मॉडिफिकेशन और प्रिवेंटिंग द सिस्टम फ्रॉम वर्किंग इफेक्टिवली फॉर अनऑथराइज्ड यूजर्स। तो मान लीजिए जैसे क्या नाम है आपका कंप्यूटर है उसमें कई फाइल्स पड़ी हुई है, तो वो फाइल्स केवल आपके अलावा कोई और ना पढ़ सके, लिख सके या फिर उसको कोई और मॉडिफाई ना कर सके। इवन हमें ये चीज भी इंश्योर करनी होती है कि आप अच्छे से उस पर काम कर पाए, यानी जो ऑथराइज्ड यूजर है वो एफिशिएंटली उस पर काम कर पाए। Then it helps to ensure data security। ठीक, डेटा सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की ये भी जिम्मेदारी है, डेटा सिक्योरिटी यानी डेटा जो रखा हुआ है उसकी सिक्योरिटी, प्रोसेस की सिक्योरिटी, प्रोग्राम की सिक्योरिटी अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूजर्स। Then it is important to ensure no access right breaches, no virus, no unauthorized access to the existing data. Its purpose is to ensure that only the system policy access program resources and data. Okay.
तो ये हमारी कुछ जरूरतें थी प्रोटेक्शन को लेके कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीजें हमारी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, या हम ऑपरेटिंग सिस्टम से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए ये प्रोटेक्शन लगा के रखे। नाउ गोल्स ऑफ अ प्रोटेक्शन इन ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम गोल्स की बात करें कि जो भी प्रोटेक्शन हम ऑपरेटिंग सिस्टम में देख रहे हैं उनके गोल्स क्या हैं। द पॉलिसी डिफाइन हाउ प्रोसेस एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज such as the CPU, memory, software and even the operating system। तो मतलब जो पॉलिसीज हैं वो ये डिफाइन करनी चाहिए कि जो भी हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज है, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे मेमोरी हो, या फिर वो सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, तो उसको सुरक्षित तरीके से कैसे यूज किया जा सके या उसको यूटिलाइज किया जा सके। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर एंड द ऐप प्रोग्रामर। तो ये दोनों की ही जिम्मेदारी है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन कर रहा है या जो एप्लीकेशन का प्रोग्रामर है, दोनों की जिम्मेदारी है कि ये चीजें इंश्योर रहे। ऑल्दो दीज पॉलिसीज आर मॉडिफाइड एट एनी टाइम। नाउ प्रोटेक्शन इज अ टेक्निक ऑफ प्रोटेक्टिंग डेटा प्रोसेसेस फ्रॉम हार्मफुल और अनइंटेंशनल इनफिल्ट्रेशन। तो प्रोटेक्शन कहते हैं एक टेक्निक है जो डेटा को प्रोटेक्ट करने में हमारी यूज की जाती है, ठीक है, प्रोसेसेस को यूज करती है जिससे कि कोई भी उसको निकाल के हमारे सिस्टम से बाहर ना ले जाए। इनफिल्ट्रेशन का मतलब यही होता है। It contains protection policies either established by itself, set by management, or imposed individually by programmer to ensure that their programs are protected to the greatest extent possible। किस किस की जिम्मेदारी है ये पॉलिसीज को लेके, तो हम जो यूज कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ तो उसके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। तो इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि इन पॉलिसीज को जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उनको इम्पोज किया जाए। It also provides a multi-programming OS with the security that its user expect when sharing common space such as files और directories। तो अगर मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में अगर हम बात करें तो वहां पे भी हमारे यूजर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि जब भी कोई फाइल शेयर करी जा रही हो या डायरेक्टरी किसी का शेयर करी जा रही हो तो केवल ऑथराइज एक्सेस ही रहे, यानी केवल जो ऑथराइज यूजर्स हैं केवल वही उसको एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पे हमने फंडामेंटल्स के बारे में हमने बात करी कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। पॉपुलरिटी देखी हमने कि विंडोज हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन उसके बाद हमारे पास मैक है, फिर लाइनक्स है। तो इस तरीके से हमने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखा कितने उसके वर्जन्स हैं। देन हमने उसके बाद समझा कि क्यों सिक्योरिटी की जरूरत है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि सारा डेटा जो है हमारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही रखा हुआ है। सारे प्रोसेसेस हमारे जो एग्जीक्यूट होते हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। तो अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कंप्यूटर हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया तो हैकर को सारा डेटा वहां से मिल जाएगा, या फिर वो हमारे कंप्यूटर में आके कोई भी एक्टिविटी बेसिस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। तो किस तरीके के थ्रेट हो सकते हैं, किस तरीके के खतरे हो सकते हैं हमारे कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो हमने समझा। फिर हमने देखा कि प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि ये वो इंटरफेस है जहां से हार्डवेयर को हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे डेटा हमारा रखा हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सुरक्षित बनाना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि गोल्स क्या है प्रोटेक्शन के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल लेक्चर था जिसमें हमने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स के बारे में पढ़ा। अब हम इसके आगे देखेंगे कि यूजर कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल को कैसे इम्पोज किया जाता है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर आपको लॉगिन करते हैं तो आपको यूजर होता है तो उसकी सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई जाए वहां पे, लाइनक्स की बात करें या फिर हम विंडोज की बात करें। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।